मोदी जी की जो कश्मीर फाइल है उसे सही सिद्ध करती है और उसे बताती है कि हिंदुओं को डर कर रहना चाहिए, हिंदुओं को अत्याचार पर सहना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये अत्याचार की जो पूरी घटना जो बताई जा रही है पूरी फर्जी है। भारत सरकार एक तरह से इस फिल्म के माध्यम से पाकिस्तान के गुनाहों को माफ़ करके हिंदुस्तान के मुसलमान के मुंह पर कालिख लगाना चाहती है। कश्मीर फाइल जो है जिस तरह से बनाई गई, जिस तरह फिल्म का ट्रीटमेंट है, मैंने आपको जब भी कहा था कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमान को कम, हिंदू को ज़्यादा नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि कश्मीर के मुद्दे को हम एक पैराडिगम शिफ्ट करके अपना एक मुद्दा बनाएं, आधार बनाएं, जिसके आधार पर हिंदू और मुसलमान को बांट सकें। एक तो इससे हिंदुओं का ये जो तीर्थ स्थल है एक तरह से उसे इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ये ऐसे ही एजेंडा है जैसे आप किसी आदमी को दिखाएं कि वो जो है किसी आदमी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाए और उसका आप चित्रण करें, तो डर तो फैलेगा, लेकिन आप कभी भी उस आदमी को दिल से माफ़ नहीं करेंगे जो ऐसी फिल्में दिखाता है। दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ है रविंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है रविंदर कुमार जी आपके हिंद वॉइस पे मंच पर। बहुत शोर है साहब देश में, आपने ही मुद्दा उठाया था कश्मीर फाइल का हिंद वॉइस पे, और अब उसका शोर ही शोर है, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी है कि हर चीज़ की टांग कश्मीर फाइल पे टूटती है। सारे चैनल्स उसी पे लगे हुए हैं, अखबार उसी पे लगे हुए हैं, ऐसा लगा रखे कश्मीर फाइल नहीं हुआ क्या हो गया, जबकि आप पूरी तरीके से बता चुके थे कि वो किस तरीके से और कौन सी राज्य में हुई थी। अब ये साबित कर रहे हैं कि वो बीजेपी की हुकूमत में नहीं हुई थी, कांग्रेस की हुकूमत में हुई थी, तमाम चीज़ें। अब आगे इसका इस तरीके से प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है इसका, तो क्या होगा, इसका असर क्या होगा कश्मीर फाइल का, क्या देखते हैं आप इसके बारे में? जो मैनेजमेंट गुरु होते हैं जी जी, तो मैनेजमेंट की थ्योरीज जो है हमेशा बदलती रहती हैं। जी जी, तो एक होता है पैराडिगम शिफ्ट, जी जी, जी यानी आप जो है अपना मूल उद्देश्य को बदलते हैं। जी, जी और बदलते इसलिए हैं क्योंकि वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है और नई साइंटिफिक जो आपका सोच का तरीका है वो तय करता है कि आपको किसी भी व्यापार में या किसी काम में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा संकट था राम मंदिर पे, जब मोदी जी ने जाकर अयोध्या में शिलान्यास किया। जी जी, आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को धारा 370 या अनुच्छेद 370 जी कश्मीर से हटाया गया, ये याद है आपको? जी जी जी, और 5 अगस्त 2020 को जी ठीक 1 साल बाद, उससे पहले मैंने कई बार कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा जो है ख़त्म हो जाएगा। जी जी, तो 5 अगस्त 2020 को जब मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, उसके बाद राम मंदिर की मैंने कहा था वास्तु खराब है और ये मुद्दा अब जो है हिंदुओं के लिए या देश की राजनीति में महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। अब जो है पूरा यूपी चुनाव हो गया, पूरा पंजाब का चुनाव हो गया, पूरा उत्तराखंड का चुनाव हो गया, गोवा का हो गया, मणिपुर का हो गया, पांचों जगह आपने राम मंदिर की बात नहीं सुनी। नहीं सुनी, हाँ नहीं। पोलराइजेशन का जो मुद्दा था वो ख़त्म हो गया। उससे पहले अमित शाह जब झारखंड के चुनाव थे तब उसने कहा था आकाश की ऊंचाइयों को छूती हुई जब हम मंदिर की चोटी पर राम भगवान को स्थापित करेंगे तब जो है देश देखेगा कि हिंदुस्तान ने कितनी तरक्की की, और वहाँ पर जो है बुरी तरह बीजेपी हार गई जी। तो बीजेपी को पता चल गया ये मुद्दा बेकार हो गया। जैसे बच्चे का कोई खिलौना टूट जाए तो वो क्या करता है कि दूसरा खिलौना मांगता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि कश्मीर के मुद्दे को हम एक पैराडिगम शिफ्ट करके अपना एक मुद्दा बनाएं, आधार बनाएं, जिसके आधार पर हिंदू और मुसलमान को बांट सकें। और कश्मीरी फाइल जो है ये समझिए, ये मत समझिए कि ये जो है अग्निहोत्री ने बनाई है, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने बनाई। ये नागपुर में बैठे हुए जो मुच्छड़ हैं बड़े बड़े, जी जी, उन्होंने बनाई है, उन्होंने बनाई है मोहन भागवत जी ने। और ये उनका एक ध्येय है कि हम इसके माध्यम से इतिहास को भी बदलें, लोगों के नैरेटिव को भी बदलें और फिर मुसलमान को सिद्ध करें कि वो दुश्मन है देश का। अब ये कश्मीर फाइल जो है जिस तरह से बनाई गई, जिस तरह फिल्म का ट्रीटमेंट है, मैंने आपको जब भी कहा था कि इससे हिंदुस्तान के मुसलमान को कम, हिंदू को ज़्यादा नुकसान होगा। अब जैसे कश्मीर फाइल के बाद आज के समय में हिंदू जो फिल्म देख के आता है उसे लगता है कि अगर मैंने श्रीनगर में ज़मीन पर पाँव रखा तो मेरी बीवी की जान जो है खतरे में, उसके साथ बलात्कार हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। और बीवी को लगता है कि मैंने अगर वहाँ कदम रखा और अपने पति को भेज दिया तो मैं विधवा हो जाऊँगी।
तो जो श्रीनगर से आगे चलकर हम देखते हैं कि अमरनाथ गुफा में जो एक यात्रा चलती है छड़ी मुबारक के साथ, जी जी अमरनाथ यात्रा जी, जिसे जी, लोग जी, बोलते जी, हैं, उसमें लोगों की जाने की हिम्मत नहीं होगी। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को आज तक कभी बाधित नहीं हुई। वो नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार जब बाधित हुई जब इन्होंने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाने से पहले जी, एक जी। बड़ा खौफ बनाया कि कश्मीर में हमला होने वाला जी, है, जी, जी, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, और पूरी की पूरी यात्रा को 3 दिन पहले सस्पेंड कर दिया जी, जी। और लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल कर भेज दिया। उसके बाद 2020 में अमरनाथ यात्रा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमने देखा कि कोरोना का लॉकडाउन चल वो रहा उसका था। लॉकडाउन के 2021 में भी यही हुआ, लॉकडाउन की वजह से वो कोरोना यात्रा यानी ज़्यादा सक्सेसफुल रही और छड़ी मुबारक की यात्रा जो है वो नहीं हो पाई। अब जो है चौथा साल है, इस साल जो है लोगों को उम्मीद थी कि पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग जो जाएंगे भी अपनी आस्था का प्रकट करने के लिए और अमरनाथ जाकर जो है शिवलिंग का दर्शन करेंगे, बर्फ़ के शिवलिंग का। अब जो है ये कश्मीर फाइल जो लाए हैं उसके साथ ही कश्मीर में जाने की हिम्मत कितने लोग करते हैं देखना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को तो लगेगा कि हम वहाँ ऐसी जगह जा रहे हैं जैसे वहाँ पर जंगल है, प्रेत है, हिंसा हो रही है, मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे। बिल्कुल ये दिखा रहे हैं, ये इसको समझा रहे हैं लोगों को। जी हाँ। तो एक तो इससे हिंदुओं का ये जो तीर्थ स्थल है एक तरह से उसे इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जी। दूसरी बात यह है कि कश्मीर फाइल में दिखा रहे थे बार बार कि विजय अग्निहोत्री ने जो 100 करोड़ रुपए की फिल्म बनाई है उसने 300 करोड़ रुपए कमा लिया और बार बार देते थे कि अब तक की सबसे सफल फिल्म। जी। इनको ये नहीं पता था कि साउथ में अभी जो है आंध्र प्रदेश में जो एनटी रामाराव का बेटा है, जी, जी। जो कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे, बहुत बड़े स्टार रहे, उनका बेटा है जूनियर एनटीआर। जी जी जी। उसका नाम ही इसी तरह है, उसकी शक्ल अपने बाप से बहुत मिलती है और वो एक क्रेज भी है वहाँ। उसको लेकर जो है एक फिल्म बनी जिसका नाम है RRR। जी जी जी। और उस फिल्म की लागत जो है हिंदुस्तान की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है, 350 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए। जी जी। और आप मजे की बात देखिए कि 2 दिन में उसने जो है 370 करोड़ रुपए कमा लिए, तीसरे दिन उसने 125 करोड़ रुपए कमा लिए और आज के समय में 3 दिन में उस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए कमा लिए। यानी कि जो एक आप समझिए कि एक धारणा सी खड़ी की जा रही थी कि कश्मीर फाइल सबसे सक्सेसफुल फिल्म है, सबसे ज़्यादा ऐसे पैसे बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं, तो उसको 3 दिन में ही RRR ने ध्वस्त कर दिया। और ध्वस्त ऐसा कर दिया है कि वो जो है जो संदेश देती है वो संदेश है जो मोदी सरकार जो है फैलाना चाहती है, उससे उल्टा संदेश है। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि जय भीम फिल्म जो थी, जो कि आदिवासी उत्पीड़न पर ऑस्कर में गई है, वो ऑस्कर में उसे नॉमिनेट किया गया है और ऑस्कर ने अपने जो वेबसाइट है उस पर जो है उसका ट्रेलर डाला है, टीजर डाला है। जी जी जी। और वो वहाँ दिखाई जाएगी। जी जी। और उसकी यानी समझिए अगर उसको गलती से भी ऑस्कर में अवार्ड मिल जाता है तो आप समझिए कि ऑस्कर में अवार्ड देने का मतलब है कि उस फिल्म की रिकग्निशन और उस फिल्म के निर्माता निर्देशक जो जय भीम है, जो वकील आदमी बनता है, जो आदिवासियों के हक के लिए लड़ता है और उनको हक दिलाकर रहता है, उसकी जय जय होगी या कश्मीर फाइल की जय होगी। तो कश्मीर फाइल जो है घृणा का एजेंडा है। ये ऐसे ही एजेंडा है जैसे आप किसी आदमी को दिखाएं कि वो जो है किसी आदमी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाए और उसका आप चित्रण करें, तो डर तो फैलेगा, लेकिन आप कभी भी उस आदमी को दिल से माफ़ नहीं करेंगे जो ऐसी फिल्में दिखाता है। तो इसीलिए अब जो है जो इसके निर्माता हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, वो कह रहे हैं जी कि अत्याचारों पर तो कई फिल्म बनी है, द पियोनिस्ट बनी है, द शिंडलर्स फाइल बनी है, जो नाजी अत्याचारों को दिखाती है, ऑस्कर विनिंग फिल्म है वो तो। जी हाँ। लेकिन उस पर फ़र्क है, उसमें फ़र्क है, उसने सिर्फ जो है जो हिंसा है, जो घृणा है, जिस तरह से लोगों का दमन किया गया उसका चित्रण नहीं किया, बल्कि शिंडलर्स लिस्ट जो है उससे एक यहूदी आदमी की एक खोज है जो उन लोगों को खोजता है जिन लोगों पे अत्याचार हुआ है और उसके बाद उनका कैसे पुनर्वास किया जाए, कैसे उनको जीवन के मूल धारा में लाया जाए, उसकी एक मानवीय कोशिश है। और ये फिल्म जो है शैतानों की तरफ से है। ये फिल्म जो है इसकी तुलना सिर्फ उसी फिल्म से की जा सकती है जो हिटलर अपने प्रोपेगंडे के लिए बनाता था। तो आप एक चीज़ समझिए, RRR एक मनोरंजन फिल्म है, जय भीम जो है सामाजिक लड़ाई की फिल्म है, और ये जो फिल्म है कश्मीर फाइल ये सिर्फ घृणा फैलाने के RSS के एजेंडे की फाइल लिस्ट है जो और कुछ नहीं करता बल्कि
हर हिंदू को कमज़ोर बनाता है कि तुम्हारे ऊपर इतना अत्याचार हो सकता है। और हिंदुओं के बारे में समझ लीजिए, जब एक किस्सा मैं सुनाना चाहूँगा कि जब नादिर शाह हिंदुस्तान आया जी जी और वो जो है उसने पूरा देश जीत लिया और सारे जो रानियाँ थी राजा की उनको नंगी करके खड़ा कर दिया अपने दरबार में। और फिर उसने क्या किया, अपनी एक तलवार ली जो उसके हाथ में रहती थी, उसको साइड में रखा और बोला मेरा नमाज का वक्त हो गया। और उसने झुका और उसने पूरी नमाज अदा की। उसके बाद जब वो उठा तो उसने एक बात बोली कि तुम लोग कायर हो, जब मैं नमाज पढ़ रहा था तलवार तुम्हारे सामने रखी थी, तब तुमने मेरा कत्ल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं तुमने बदला लिया। तो वो रानियां तो कांप रही थी, वो नंगी थी, कांप रही थी, उनकी हिम्मत नहीं हुई। तब उसने कहा कि तुम गुलाम ही रहोगे। तो नादिर शाह का जो वक्तव्य है, मोदी जी की जो कश्मीर फाइल है उसे सही सिद्ध करती है और उसे बताती है कि हिंदुओं को डर कर रहना चाहिए, हिंदुओं को अत्याचार पर सहना करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये अत्याचार की जो पूरी घटना जो बताई जा रही है पूरी फर्जी है, वो तो फर्जी है। 89 जो है हिंदुओं का पलायन कश्मीर से हुआ, पलायन हुआ और 89 कश्मीरी जो है मारे गए उसमें। जी। और उससे डर कर जो है 3-4 लाख कश्मीरी जो है भागकर हिंदुस्तान यानी कश्मीर छोड़कर पूरे देश में आ गए, दिल्ली में आ गए और जगह आ गए। और उसकी बनिस्बत जो मुसलमानों की हत्या उसी दौरान हुई वो 1635 थी। 35 के तो कहाँ 89 मारे गए, कहाँ 1635 मारे गए। तो 1635 को मारा किसने? सवाल ये 89 जो हिंदू थे उनके बचे हुए लोगों ने मारा? नहीं, हिंदुओं ने मुसलमानों को नहीं मारा, बल्कि ये मुसलमान कश्मीर से आए आतंकवादियों की वजह से मारे गए। तो सीधी सी बात यह है कि हिंदुओं को भी पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा और कश्मीरी मुसलमान को भी पाकिस्तानी आतंकवादी ने मारा। और इस बात को छिपाने के लिए भारत सरकार लगी हुई है। भारत सरकार को कोई मंत्री नहीं बोला कि आतंकवादियों ने हमारे लोगों को मारा। भारत सरकार एक तरह से इस फिल्म के माध्यम से पाकिस्तान के गुनाहों को माफ करके हिंदुस्तान के मुसलमान के मुंह पर कालिख लगाना चाहती है। और उसके लिए वो क्या कर रही है, बार बार ये सिद्ध करने की कोशिश करती है कि ये जो लोगों का पलायन हुआ कांग्रेस की वजह से हुआ। जी। जबकि मैंने पहले भी बार कहा, सबको पता है कि उस समय जगमोहन आपके मुख्यमंत्री थे। रूबिया शहीद का जब किडनैप हुआ तो उसको छुड़वाने के लिए आरिफ मोहम्मद खान और आई के गुजराल गए थे। तब भी फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया था कि मैं 5 आतंकवादियों को नहीं छोड़ूंगा। तब केंद्र सरकार ने उनकी सरकार बर्खास्त की और उस समय के जो जगमोहन है उन्हें बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने मंत्री बनाया। और अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण वानी वीपी सिंह की सरकार को उस समय जब ये सब कांड हो रहे थे तब बाहर से समर्थन दे रहे थे। तो इसके लिए इसका मतलब यह है कि कश्मीरी फाइल देखें आप तो समझ लीजिए इसके लिए जिम्मेदार कौन आदमी है। इसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 89 में नरेंद्र मोदी संघ की तरफ से कश्मीर के मामलों का प्रभारी था। जी, तो नरेंद्र मोदी को सारी बात सब पता है और इसीलिए नरेंद्र मोदी अपनी जान को बचाने के लिए झूठ फैला रहा है कि कश्मीर फाइल में सच दिखाया गया है, बल्कि सच यह है कि कश्मीर फाइल में झूठ और प्रोपेगेंडा दिखाया गया है। और सबसे बड़ा वक्तव्य उस औरत का है, उस आदमी का है, जिसमें फिल्म में दिखाते हैं कि एक औरत के पति को मारा और उसके खून से चावल को रंग कर उसको खिलाया गया। तो उसके भाई ने, जो आदमी मारा गया, उसके भाई ने कहा ऐसी कोई घटना नहीं हुई, ये झूठी घटना है। और ये वैसी घटना है जैसे कसाब के बारे में इनका जो मंत्री वो वकील था वो बार बार बम्बई का वो बार बार कहता था कि कसाब ने बिरयानी मांगी और हम उसे बिरयानी खिलाते थे। बाद में उसने पद्मश्री मिलने से पहले कहा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब उसे पद्मश्री दी तो उसने कहा मैं झूठ बोलता था, कसाब ने कभी बिरयानी नहीं मांगी, हमने कभी बिरयानी नहीं दी। लेकिन जो शिंदे नाम का वो जो सतीश मान सिंह मान शिंदे नाम का जो वकील था वो झूठ बोलता रहा कि कसाब बिरयानी मांगता था ताकि कांग्रेस की सरकार को बदनाम किया जा सके, मनमोहन सिंह की सरकार को बदनाम किया जा सके। तो आप ये मान लीजिए कि संघ के लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते और जो भी बोलते हैं वो झूठ ही निकलेगा अगर आप उसकी खोज करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंदर जी। इसी के साथ हम चलते फिर स्टूडियो में, कभी मुलाकात होगी रविंदर जी के साथ अगले अंक में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।